हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बेटा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का बैच। और ये पहला चैप्टर रहेगा हमारा सॉल्यूशन, और पहले चैप्टर की ये पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा, सॉल्यूशन क्या है? यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं, उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, यानी दो कंपोनेंट होते हैं। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जैसे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या फिर शुगर सॉल्यूशन हो गया, यानी पानी में जब हम क्या मिला देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं या नमक ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं वाटर में, तो ये हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन जब हमारा बनता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्ट हमारा यहाँ पर सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। क्लियर हो गया? या फिर शुगर हो जाएगा तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और जो वाटर होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी जिसमें घोला जाए वो हमारा सॉल्वेंट होता है और जिसको घोला जाए वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट इनविजिबल कर लेता है, गायब कर लेता है, खो देता है, जबकि सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट बनाए रखता है। और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट, यानी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है, वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की तरह ही होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखो, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है हमें और इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में, लाइक वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी विल बिगिन विद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट, यानी अलग अलग यूनिट में इसका कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे हम। जैसे कंसंट्रेशन में हम मास परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे। फिर है देयर आफ्टर वी विल स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। फिर डिस्टिंग्विश, यानी डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड डेविएशन ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, रियल सॉल्यूशन में क्या क्या डेविएशन होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम राउल्ट लॉ। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? इसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद, यानी ये सारी चीजें हमें क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फिर थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बारे में सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। तो आपके पास 5 चैप्टर हैं जो फर्स्ट केमिस्ट्री में है, 5 चैप्टर हैं जो सेकंड केमिस्ट्री में है। तो फर्स्ट केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं लिख के आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका, यही है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फिर आपका फोर्थ चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो ये आपके जो 3 चैप्टर आते हैं, ये आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। और ये जो 2 चैप्टर हैं आपके, ये आपके
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पहला पार्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिर दूसरा चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर एमीन्स का हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, या कार्बनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, जिसमें हम एमीन्स पढ़ेंगे। और फिर फिफ्थ चैप्टर आपका हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। यानी आपके कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? पूरी हमारी 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टरों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है बेटा, समझो इस बात को। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें आपका पहली सॉलिड आती है, दूसरी है सॉलिड है, दूसरी है लिक्विड है, और तीसरी है गैस। ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे हम, क्या है हमारा मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मे बिहेव ईदर एज सॉल्वेंट और सोल्यूट, यानी ये सॉल्वेंट और सोल्यूट की तरह बिहेव कर सकते हैं व्हेन सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 केमिकल सब्सटेंसेस, इट इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। यानी जब दो होते हैं, कितने होते हैं? 2 केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तब हम इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी जो बाइनरी सॉल्यूशन है यही हमें पढ़ना है। और ये हमारे कितने टाइप से हैं? 9 टाइप के होते हैं बेटा। मेन कितने हैं? 3 टाइप के हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और ये तीनों मिला करके 9 टाइप के हो जाते हैं। यानी गैसियस सॉल्यूशन कितने होंगे? 3 होंगे, फिर लिक्विड सॉल्यूशन 3 होंगे, और सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 होंगे। क्लियर हो गया? जैसे सबसे पहला है, अगर आप देखें, अगर गैस में हम एक दूसरी गैस मिला, यानी सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो जब गैसियस सॉल्यूशन में होता है तो गैसियस सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? गैस में किसी हम दूसरी गैस को घोल रहे हैं, तो इसका मतलब है जैसे एयर हो गई, तो एयर में आप लोग को देखेंगे कि एयर में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो आप देखेंगे कि जो ज्यादा होता है मात्रा में, यानी अमाउंट में जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर एयर में आप देखेंगे कि सॉल्वेंट क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगी, और सॉल्यूट क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन गैस होगी। क्लियर हो गया? बाकी की गैसें हम कह सकते हैं कि हमारी क्या होंगी? सॉल्यूट होंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन यानी एयर, ये एग्जांपल दूसरा हो गया एयर का हमारा। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो लिक्विड को हमें किस में मिलाना है? गैस में मिलाना है। जब लिक्विड को हम गैस में मिलाते हैं तो जैसे बेटा गैस ज्यादा होगी, गैस सॉल्वेंट के फॉर्म में है, तो सॉल्वेंट के फॉर्म में गैस है, इसीलिए तो गैस ये सॉल्यूशन है। और लिक्विड कम होगा, तो लिक्विड जैसे मॉइस्चर, बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ये हमारे पास ये वाला है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, तो मॉइस्चर इन एयर, एयर में जब मॉइस्चर होगी तो ये हमारा कैसा होगा? गैस में लिक्विड का एग्जांपल होगा। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म किस में मिक्स्ड है? नाइट्रोजन गैस में मिक्स्ड। नाइट्रोजन गैस और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर क्या होगा हमारा? ये भी हमारा एक गैसीय सॉल्यूशन होगा। कैम्फर, अब देखें कि सॉलिड हमें मिलाना है गैस में, क्या करना है? सॉलिड को हमें गैस में मिलाना है,
तब इस केस में क्या हो जाता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यानी कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो कैम्फर हो गया हमारा सॉलिड और नाइट्रोजन गैस। या फिर स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर का मतलब है कि ये एग्जांपल जैसे आपका हवा में कार्बन हो गया, तो हवा में कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो हवा में कार्बन का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्लियर हो गया। तो अब गैस को मिलाना है हमें लिक्विड में, गैस को लिक्विड में मिलाने हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड ज्यादा होगा गैस कम होगा, जैसे हमारा सोडा वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, कौन सी गैस मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये एक एग्जांपल हो सकता है। या फिर ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस भी, तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी आपकी, यानी सॉल्वेंट होगी, सॉरी सॉल्यूट होगी, और वाटर उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपका अगर देखें तो लिक्विड को मिलाना है लिक्विड में, तो जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल वाटर में अल्कोहल मिला होता है कि नहीं होता है। तो देखो अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, बेटा वाटर हमेशा सॉल्वेंट के फॉर्म में ही रहता है, क्या होता है वाटर। जैसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, कि पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि जिसकी मात्रा कम हो, अमाउंट में जो कम हो वो सॉल्यूट होता है, अमाउंट में जो ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा अमाउंट में हमारा सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, लेस मात्रा यानी लेस अमाउंट में होता है, यानी कम मात्रा में होता है। तो वहां पर हमारा ये होता है कि हम किस में क्या घोल रहे हैं बेटा, तो जिसमें घोलें वो सॉल्वेंट होता है और जिसको घोलें वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो इसमें हम अल्कोहल को वाटर में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी लिक्विड में लिक्विड हो गया। जैसे एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल को हमने डिजोल्व कर दिया है वाटर में, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। फिर हमें सॉलिड को क्या करना है, लिक्विड में मिक्स करना है, तो ये तो आपको पता ही है, चीनी या नमक को हमें क्या करना है, पानी में घोल देना है। तो शुगर डिजोल्व इन वाटर या सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर या ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, आपने देखा होगा ग्लूकोज भी कैसा होता है, ग्लूकोज भी हमारा सॉलिड होता है। इसके बाद हम सॉलिड सॉल्यूशन में देखें तो सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होगा। अब गैस को हमें घोलना है, किसको, सबसे पहले गैस को हम घोलें सॉलिड में, तो जब गैस को सॉलिड में घोलते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे प्लेटिनम हो गया या पैलेडियम गैसेस हो जाती है, प्लेटिनम या पैलेडियम गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस में एड्जॉर्ब कर लेती हैं। एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में बेटा अंतर होता है, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना होता है अंदर तक, और एड्जॉर्ब मतलब होता है अपनी सरफेस में चिपका लेना। तो जब हम रिडक्शन वगैरह कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस में प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस कर देते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो सके, क्योंकि वो हल्की गैस होती है। क्लियर हो गया, और जिससे हमारा रिडक्शन आसानी से हो जाए। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन डिजोल्व इन लेड, यानी हाइड्रोजन गैस को हम लेड में डिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको किसमें, सॉलिड में लिक्विड को घोलना है, यानी लिक्विड को घोलना है हमें सॉलिड में। तो जैसे हमारा क्या हो गया, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, सोडियम क्या होगा, सॉलिड होगा, और मरकरी क्या होती है, मरकरी हमारी लिक्विड होती है। मरकरी डिजोल्व इन गोल्ड, यानी मरकरी डिजोल्व इन गोल्ड, ये भी हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, मरकरी को हमें गोल्ड में डिसॉल्व करना है। फिर सॉलिड में सॉलिड को हमें क्या करना है, सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व करना है। क्लियर हो गया। जब हम सॉलिड में सॉलिड, जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, या फिर जिंक डिसॉल्व इन कॉपर, और हमारा ब्रास यानी क्या बनता है, जिंक डिसॉल्व इन कॉपर, यानी कॉपर को जब हम जिंक में घोल देते हैं या मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रास मतलब पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 3 तरह के सॉल्यूशन, यानी गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ये आपने अच्छे तरीके से, अब 3 के ये 3-3 पार्ट हो जाते हैं, तो ये 9 तरीके के, और 9 में से बेटा एक एमसीक्यू में जरूर आता है आपका। एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल से ही पूछता है, 4 एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है इनमें से कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन है, या गैसीय सॉल्यूशन है, या सॉलिड सॉल्यूशन है। तो 4 एमसीक्यू में से एक होगा आपका, यानी 4 ये होंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया। तो
तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या होगा, जैसे सबसे पहले मिक्सचर है, तो मिक्सचर क्या होता है, मैंने बताया था कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं, तब हमारा क्या मिलता है, मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग क्या है, अगर हम रिएक्टिंग की बात करें तो जैसे मान लो हमने क्या मिला दिया, हमने HCl में NaOH मिला दिया, तो ये तो रिएक्टिंग हो गए, तो रिएक्टिंग हो गए तो कुछ नया बना देंगे। देखो नया क्या बनेगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। ये मिक्सचर नहीं होगा, ये तो नया कुछ बन गया ना। मिक्सचर का मतलब है नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, घुल जाने चाहिए, लेकिन रिएक्शन करके कुछ नया पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हमें क्या होते हैं, घुले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस घुले होने चाहिए। समझ में आ गया। तो व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, केमिकली ये याद रखना, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड, दे फॉर्म मिक्सचर। यानी जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर मिलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर हमारे दो तरीके के हो जाएंगे, एक हेट्रोजीनियस हो जाएगा, एक होमोजीनियस हो जाएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे कि जब, अच्छा होमोजीनियस पहले समझ लो, कि जब सॉल्यूट पूरी तरीके से उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे पानी में नमक या चीनी को जब हम घोलते हैं तो नमक या चीनी पूरी तरीके से यानी उस सॉल्यूशन में थ्रो आउट फैल जाती है, यानी पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से फैल जाती है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है ये पानी का, यहाँ पानी भरा है और इस पानी में समान रूप से क्या घुल गया है, इस पानी में समान रूप से पूरा हर जगह वितरित हो गया है। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी अगर आप पहली, जैसे हमने वाटर में हमने क्या घोल रखा है, वाटर में अगर हमने चीनी घोल रखी है, शुगर घोल रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि अच्छे से जब हम मिक्स कर देते हैं तो आप पहली शिप लें तब भी उतना मीठा लगेगा, लास्ट शिप लें तब भी उतना ही मीठा लगेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है कि कोल्ड ड्रिंक की आप पहली शिप लें और लास्ट शिप लें, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा तो आपको एक जैसा स्वाद आएगा। यानी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ज्यादा मीठा हो गया कहीं कम मीठा हो गया। तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया। फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे आपका मिल्क हो गया। अब मिल्क को आप जैसे अगर हम थोड़ा देर रख दें, थोड़ी देर रखने के बाद क्या आप शरबत में ऐसा देखेंगे कि थोड़ी देर बाद रखने के मतलब नीचे ज्यादा मीठा हो गया या ऊपर ज्यादा मीठा हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको कितनी भी देर रखे रहो समान रूप से मीठा होगा। अब अगर आप मडी वाटर ले लें या रेत घोल दें पानी में तो उस समय हो सकता है पूरे में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन थोड़ी देर जब हम रख देते हैं तो रख देने पर उसमें एक लेयर अलग अलग हो जाती है, यानी डिस्टिंक्ट फेज होती है। उसमें क्या होती है, फेज डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। जब डिस्टिंक्ट फेज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी उसकी लेयर बन जाती है, अलग से जम जाती है। क्लियर हो गया। हाँ भाई, बस 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आप जहाँ कह देंगे मैं वहाँ आ जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है बेटा, तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप हम मडी वाटर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शुगर और सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा होमोजीनियस हो जाए। अच्छा एक एग्जांपल और देखें, अगर दूध को आप देखें तो दूध देखने में तो लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आप 4-5 घंटे के लिए अगर दूध को छोड़ देंगे तो उसकी जो फैट होती है, प्रोटीन होती है, वो ऊपर आ जाती है। फैट कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है, और पानी पानी नीचे हो जाता है, यानी जिसको हम दही बोलते हैं, दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो उस वो हेट्रोजीनियस अलग अलग फेज हो गए ना। जब फेज अलग अलग हो जाए काफी देर रखने के बाद तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जो मिल्क है बेटा, मिल्क हमारा क्या है, देखने में तो कैसा है, देखने में मिल्क होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन रियल में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। चलो।
आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सॉल्यूशन क्या है, अब मैंने अभी बताया कि टू और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से जब ज्यादा सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट सच दैट लीस्ट वन कंपोनेंट इज लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी एक लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनमें से एक लिक्विड होगा तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, अभी बता चुके हैं सॉल्वेंट क्या है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूशन विच हैज सेम फिजिकल स्टेट, यानी सेम फिजिकल स्टेट होता है और सॉल्यूशन एंड जनरली प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, और ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, यानी ज्यादा अमाउंट में होता है लगभग। और ये सिर्फ आप सीधे याद रख सकते हैं कि जिसको घोलें वो सॉल्यूट होता है और जिसमें घोलें वो सॉल्वेंट होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, क्लियर है, आप लोग ये आराम से पढ़ सकते हैं। देखो बेटा ये नॉर्मल चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा समझाने लायक नहीं है, आप वैसे भी ये सब आता होगा आपको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम इससे पहले थोड़ा सा कुछ हम, तो आप लोग यहाँ देखेंगे इसको, अब हम क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम ये पढ़ लेंगे एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी किस तरीके से हम कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।